Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury. दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान पर कहर ढा रही थी। आसमानों पर तो अमरीकी और इस्राएली तैयारों का राज था ही, लेकिन पाकिस्तान और ओमान के अलावा कोई और पड़ोसी भी नहीं था जहां से हमले ना हो रहे हों। सुप्रीम लीडर खामनाई भी अभी जंग के पहले ही चंद घंटों में शहीद हो चुके थे। ईरान तनाव हो गया था। एहतराम, you are fired. लेकिन फिर उसने जवाब देना शुरू किया, एक ऐसा जवाब जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। कुछ लोग तो इसे खुदकुश हमला तक करार दे रहे थे, लेकिन शायद ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और फिर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन के महफूज तरीन शहरों में सायरन बजने लगे, धमाके होने लगे और शोले भड़कने लगे। वो अरबपति जो टैक्सेस से बचने के लिए दुबई आए थे, अब जिंदगी बचाने के लिए नंगे पैर सब कुछ छोड़कर भागना चाह रहे थे, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर सैकड़ों जहाज तो खड़े थे, लेकिन आसमान पर मिसाइलों और ड्रोन्स का राज था। फ्लाइट ऑपरेशंस सस्पेंड हो चुके थे, होटल्स और मॉल्स सुनसान थे, स्टॉक मार्केट बंद कर दी गई थी। सिर्फ चंद दिनों में हबीबी कम टू दुबई का नारा हबीबी रन फ्रॉम दुबई में तब्दील हो चुका था। हबीबी रन फ्रॉम दुबई। लेकिन बिल्कुल उसी वक्त दुबई से 1.5 घंटे की फ्लाइट पर समंदर किनारे मौजूद एक और शहर में हिजान आ चुका था। वो प्रॉपर्टी मार्केट जो पिछले कई सालों से डेड पड़ी थी, अचानक एक्टिवेट हो गई। सबसे पहले डिफेंस फेज 8 में कीमतें बढ़ना शुरू हुई और फिर देखते ही देखते बहरिया टाउन जैसी दूर की मार्केट से भी लाओ माल की आवाजें आना शुरू हो गईं। दुबई के धमाकों ने कराची की प्रॉपर्टी में आग लगा दी। जो एक कनाल का प्लॉट 7 करोड़ में कोई नहीं खरीद रहा था, चंद हफ्तों में 12 करोड़ का हो गया। 1 मिनट, 12 करोड़ रुपए और 500 गज का प्लॉट सिर्फ। ये तो कुछ भी नहीं। Zameen.com के मुताबिक DHA, NHS और PECH जैसे इलाकों में 500 गज के प्लॉट की कीमत 10 से 20 करोड़ के दरमियान पहुंच चुकी है, यानी 30 से 40 हजार रुपए स्क्वायर फीट। चले ये तो एलीट के इलाके समझे जाते हैं, जौहर, गुलशन या नॉर्थ नाजाबाद चलते हैं। यहाँ भी 500 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत 7-8 करोड़ से कम नहीं। अरे कुछ इलाकों की कीमतें तो लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी के बराबर आ चुकी हैं। और यही वजह है कि कराची की आधी आबादी किराए के घरों में रहने पर मजबूर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी रियासत का सबसे बड़ा जुर्म क्या है, उन्होंने रियल एस्टेट और हाउसिंग वल्चर्स के हाथ में दे दी है। और वो गिद्ध जो है वो आम आदमी को घरों से दूर रखते जा रहे हैं। मगर ये कीमतें सिर्फ आम लोगों को घरों से दूर नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। चले टैक्सेस चलते हैं। ये शुगरलैंड है, टेक्सास का सबसे महंगा इंडस्ट्रियल इलाका। एक ऐसी रियासत जिसका GDP $2.9 ट्रिलियन है, यानी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से 7 टाइम्स ज्यादा। यहाँ 2 एकड़ जमीन की कीमत है $20 लाख या फिर 56 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। और ये कराची का इलाका कोरंगी है। यहाँ ना पानी है, ना सीवरेज है, ना सड़कें। और तो और यहाँ के कारोबारी लोग बिजली भी अपनी खुद बनाते हैं। लेकिन यहाँ के 2 एकड़ प्लॉट की कीमत भी शुगरलैंड के बराबर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तानियों की 80% दौलत इस सेक्टर में मौजूद है, लेकिन टैक्सेस में इसका हिस्सा 1.5% से भी कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेक्टर से ना आम आदमी को फायदा है, ना इकोनॉमी को।
तो भाई कराची से लेकर कोयटा और कोयटा से लेकर इस्लामाबाद तक सारे शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के ही इश्तिहार क्यों नजर आते हैं? कोई तो है ना जो इस सेक्टर से फ़ायदा उठा रहा है। अब ये एक बड़ा ख़तरनाक सवाल है, वो क्यों? यह आपको आगे चलकर खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन जर्नलिज्म ताकतवर नहीं, कमज़ोर और आम लोगों के लिए काम करने का ही नाम। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपये। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा बन सकते हैं। हर चीज़ की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। देखिए, आपने मुझे बुला लिया रियल एस्टेट की बात करने के लिए, मगर मैं आपको एक फ्रैंकली बताऊं, ये वो जगह है जो कभी सही नहीं होगी। इसको अगर आप मुझे कह रहे हैं कि ये कल सही हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब है आप पाकिस्तान को नहीं जानते। आपने वैम्पायर मूवीज तो जरूर देखी होंगी। वैम्पायर्स की 2 खास बातें होती हैं। एक तो ये कि वो इंसानी खून पीते हैं, और दूसरी ये कि वो सिर्फ अंधेरे में जिंदा रह सकते हैं। दिन की रोशनी इनके लिए मौत का पैगाम लाती है। रियल एस्टेट सेक्टर हमारी इकोनॉमी का खून पी रहा है या नहीं, इसका फैसला तो आप इस डॉक्यूमेंट्री के एंड में खुद कीजिएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अंधेरे में रहने की सिफत इस सेक्टर और वैम्पायर्स में कॉमन है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के दौरान चेयरमैन बिल्डर्स एसोसिएशन, माहिर माशियात, रियल एस्टेट एजेंट्स और बिजनेसमैन से लेकर बहुत से लोगों से ये सवाल किया कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर का साइज क्या है। इसकी कोई फैक्ट्स एंड फिगर आपको नहीं दे सकता कि जी इतनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। पूरा निज़ाम रियल एस्टेट का जो है ये पूरी तरह किताबों से बाहर चला गया है। जो स्टॉक एक्सचेंज की कैपिटलाइजेशन है वो मेरे ख्याल में $70 बिलियन का है, उससे मिनिमम 10 टाइम्स बड़ा है। लेकिन नेक्स्ट कैपिटल के सीईओ और स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी नजम अली समझते हैं कि अकेला डीएचए कराची ही पूरी स्टॉक मार्केट के बराबर है। इन शॉर्ट, जितने मुंह उतनी बातें। रियल एस्टेट मार्केट की फाइनेंशियल साइज क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बात सबको पता है कि पाकिस्तान में ताकत के सारे दरवाजे इसी कॉरिडोर में खुलते हैं। मलिक रियाज से लेकर अलीम खान से लेकर सलमान इकबाल तक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग इसी सेक्टर से वाबस्ता हैं। पीआईए खरीदने वाले कंसोर्शियम के आरिफ हबीब और गौहर एजाज भी रियल एस्टेट सेक्टर के बड़े खिलाड़ी हैं। और तो और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर डीएचए भी फौज के जेर इंतजाम काम करता है। प्लॉट्स में इतनी ताकत है कि सहाफत हो या सियासत, अदालत हो या फिर ब्यूरोक्रेसी, हर जगह से एक ही आवाज आती है, ओ मैनू प्लॉट विखा, मेरा मूड बना। बड़े बड़े सख्त लोग एक प्लॉट के चक्कर में पिघल जाते हैं। चले आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं तो आप इनके बारे में रफ्तार की ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। चौधरी साहब बड़े ही उसूल परस्त आदमी, जभी तो मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के सामने डट गए, धमकियां बर्दाश्त की, धक्के खाए, नजर बंद हुए, लेकिन उसूलों पर समझौता नहीं किया। और फिर बिल आखिर 2 साल की मज़ाहमत के बाद अदलिया को आज़ादी दिलाकर ही आराम से बैठे। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन्हीं इफ्तिखार चौधरी को कुछ साल बाद एक और जंग भी लड़ना पड़ी, और ये जंग इन्हें 2013 में अपनी रिटायरमेंट के वक्त से लेकर अगस्त 2021 तक पूरे 8 साल तक लड़नी पड़ी। लेकिन वो मर्द बोरान
हिम्मत नहीं हारा और बिलाखिर कामयाब हो गया। जानते हैं ये जंग किस चीज़ के लिए थी? ये जंग थी इस्लामाबाद के एक पॉश सेक्टर में एक प्लॉट के लिए। वैसे तो चौधरी साहब 2002 में जनरल मुशर्रफ से एक प्लॉट पहले भी ले चुके थे, लेकिन बात प्लॉट नहीं उसूल की थी। जब इनके बाकी सब साथियों को 2-2 प्लॉट मिले थे तो चौधरी साहब को एक क्यों? वो तो खुदा का शुक्र है कि जनरल राहिल शरीफ को रिटायरमेंट के बाद लाहौर के बेदिया रोड पर अपने 90 एकड़ के प्लॉट के लिए इस तरह की किसी मुश्किल से नहीं गुजरना पड़ा और इन्हें अपना आईनी और कानूनी हक फौरन मिल गया। किस्सा मुख्तसर, पाकिस्तानियों को प्लॉटों से इश्क है और ये तो आप जानते हैं इश्क अक्सर हमें बर्बाद करके ही छोड़ता है। इसलिए तो अख्तर शेरानी साहब ने कहा था कि ऐ इश्क हमें बर्बाद ना कर। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस इश्क की वजह क्या है और आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स जरूर देखी होंगी जिसमें लोग अपने दादा या नाना के घर बेचने के फैसले पर मलामत करते नजर आते हैं। देखिए ये वो जमीन है जो मेरे दादाजी ने 200 रुपए में अपने किसी जानने वाले को बेच। रियल एस्टेट की सक्सेस स्टोरी हर घर ने देखी है। मैं अपने वालिद की बात करता हूँ। 7.5 रुपये गज 1950s में एक प्लॉट लिया था कोकन सोसाइटी में। आज उसकी कीमत 5 लाख रुपए गज है। भला बताएं कहाँ 7.5 रुपए और कहाँ 5 लाख। चलें जरा एक्चुअल अकाउंटिंग टर्म्स में इस रिटर्न को डिकोड करते हैं। लेट्स आस्क क्लाउड। ये बनता है 17% सालाना मुनाफा। ये बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट रिटर्न। पिछले 25-26 सालों में स्टॉक मार्केट और गोल्ड का सालाना मुनाफा इससे भी ज्यादा रहा। यहां पर एक बहुत बड़ा मसला है। गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, इन तमाम इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाना बहुत सिंपल और आसान है, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में कोई एक स्टैंडर्ड इंडेक्स नहीं है। आप किसी एक इलाके या फेज के रिटर्न के बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन पूरी रियल एस्टेट मार्केट के रिटर्न्स पर बात करना नामुमकिन है। What are you really tracking? रियल एस्टेट अगर आप बोल रहे हैं, क्या आप सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, या पूरे शहर की बात कर रहे हैं? चले ड्राइव पर चलते हैं। ये जो बिल्डिंग है ना, ये मेरे बचपन से ऐसी ही खाली पड़ी है। अब इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर इस बिल्डिंग की कीमत कम से कम 20-30 अरब तो होनी चाहिए, और है क्या? 0। ये बहरिया आइकॉन है, जिसने जो पैसा लगाया ना इसमें डूब गया। यहाँ पे एक साइड पे PIDC की बिल्डिंग है, दूसरी साइड पे मोवेनपिक होटल है, एक साइड पे पर्ल कॉन्टिनेंटल है, और ये जो कोने में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, मैं ऐसे बचपन से ऐसे ही देख रहा हूँ। तेसर टाउन, हॉक्स बे और बहरिया टाउन जैसे दूर दराज इलाकों में भी हजारों लोग अपने पैसे डुबोकर बैठे हुए हैं। ट्रिलियंस ऑफ रुपए फंसे हुए हैं या डूबे हुए हैं। मैं कल एक साहब से मिला, ही वॉज फ्रॉम लंदन, और वो 2 दिन के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने गवादर में 2 फाइलें ली 7,000 पाउंड की, 15 साल पहले शायद। मैंने बोला अभी क्या पोजीशन? बोला मैं तो भूल गया हूँ हसन, मुझे नहीं मिला, 0 हो गई है। तो क्या जब रियल एस्टेट रिटर्न्स की बात होती है तो इन लॉसेस को भी एडजस्ट किया जाता है? आपने कहा कि लॉसेस एडजस्टमेंट करके, क्योंकि उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। हाउएवर इफ दिस बिजनेस इज डन जेन्युइनली, देयर इज रीजनेबल रिटर्न which is not more than 20-25% a year. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की एक बड़ी वजह शाहिद खान आफरीदी हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? यस। मिन हैसुल कौम, हम लोगों को छक्के मारने का बहुत शौक है, और रियल एस्टेट का सेक्टर भी कभी कभी बिल्कुल शाहिद भाई की तरह ऑपरेट करता है। 3 बॉलों पर 3 छक्के और चौथी बॉल पर बैक टू द पवेलियन। आपका जो डेटा है ना, वो आपको पर ईयर की रिटर्न्स दिखा रहा होगा। रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म रिटर्न्स बहुत हुए हैं, घंटों में रिटर्न्स हुए हैं। 1 घंटे पहले मैंने सिर्फ बयाना दिया ज़मीन का, और वही ज़मीन जो है मैंने 35% ऊपर में सिर्फ बयाने पे फंसा के आगे दे दी किसी को। नॉट जस्ट प्लॉट की एक्सेस
के लिए बैलेटिंग होनी, उस बैलेटिंग की एक्सेस के लिए एक फॉर्म मिल रहा है, उस फॉर्म पे जो है एक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग मार्केट बनी हुई है, ठीक है। दिस इज 4 लेयर्स ऑफ स्पेकुलेशन, मतलब इससे बेहतर है आप पोकर खेलो। यही वजह है जिसकी वजह से आम लोगों के दिमाग में रियल एस्टेट रिटर्न्स को लेकर एक गलत पिक्चर बन जाती है और वो इसे एक लॉटरी समझकर इसमें कूद जाते हैं। और यही ज़हनियत पाकिस्तानियों को डबल शाह जैसे स्कैमर्स का आसान शिकार बना देती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है। फर्ज करते हैं कि बख्शी साहब के वालिद ने 500 गज का प्लॉट ख़रीदा था जिसकी कीमत 70 साल पहले 4,000 रुपये थी, लेकिन उस ज़माने में पाकिस्तानियों की एवरेज सालाना आमदनी भी 500 रुपये के आसपास थी। और आज जब वो प्लॉट 25 करोड़ का हो चुका है तो 1-2 लाख रुपए कमाने वाले शख्स को भी वही प्लॉट खरीदने में 100 साल लगेंगे। यानी आप ना ही समझें। तो ये जो सवाल बनता है ना कि जी ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है और जो छोटे पैमाने पे इंसान रह रहा है, आप उसके लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्री के शुरू में हम आपको दुबई से कराची लाए थे। चलें अब ज़रा वापस दुबई चलते हैं, बाय एयर नहीं बाय रोड, कराची हैदराबाद मोटरवे के ज़रिए। ये बहरिया टाउन है। यहाँ की प्लानिंग और मैनेजमेंट देखकर दुबई का गुमान होता है। यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से कम नहीं। चलें आपको एक और जगह दिखाते हैं। ये नॉर्थ नाज़ाबाद है। एक ज़माने में से कराची का सबसे पॉश और वेल डिज़ाइंड इलाका समझा जाता था। हर ब्लॉक में 4-5 ग्राउंड, पार्क्स, मस्जिदें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, इनके बीच में बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट्स और फिर सर्विस लेन्स अलग। ये शहर का वाहिद इलाका था जहां आज से 50 साल पहले एक बाकायदा स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज भी बनाया गया था, लेकिन आजकल ये खंडर बन चुका है। इसकी क्या वजह है ये तो आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में जान ही चुके होंगे, लेकिन ऐन उसी ज़माने में जब नॉर्थ नाज़ाबाद खंडर बनाया जा रहा था तो थोड़ी ही दूर मंगोपीर के इलाके में एक नया नाज़माबाद बनाया जा रहा था। यहाँ आकर लगता नहीं है कि आप कराची में हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट बिल्डर्स ने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक पाकिस्तान की मिडिल क्लास हाउसिंग डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आपको पता है किराए पे आप अपने इलाकों में देख लो, आपको चीज़ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोग बाइंग पावर नहीं है, इस वजह से वो रेंट के ऊपर जाते हैं। जो पाकिस्तान में प्रोफेशनल लोग हैं उनकी डिमांड एटलीस्ट 2 बेडरूम का मकान, 1 ड्राइंग रूम, 1 लाउंज। कराची शहर में हर साल 35 से 40 हज़ार यूनिट का वैक्यूम जनरेट होता है। वो एक इतनी बड़ी डिमांड है, अगर हम उस पर काम कर लें गवर्नमेंट के साथ, यकीन माने, और मुनासिब कीमत पे मकान बना के दें तो 365 दिन फारिग नहीं होंगे। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, बट शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग इस वजह से अफोर्डेबिलिटी की वजह से। मोर देन 50% हाउसेज इन दिस कंट्री आर 1 रूम हाउसेज। आधा मुल्क जो है आपका वो एक कमरे में रहता है। और मैं तो आपके प्रोग्राम में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ भुगत चुका हूँ जब मैंने कहा था कि कुछ जगहों पे छोटे प्लॉट करें। वी नीड हाउसिंग, टन्स ऑफ मोर हाउसिंग, मगर उस हाउसिंग पे काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ अमीरों के हाउसिंग पे काम हो रहा है। मैं तो आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक लॉ बना दे कि किसी गवर्नमेंट स्कीम में कोई प्लॉट 240 गज से ज़्यादा का होगा ही नहीं। एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि दुनिया भर में कैश पर घर खरीदने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिका और इंग्लैंड को तो रहने ही दें, मलेशिया और इंडिया की जीडीपी में भी मॉर्गेज फाइनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मॉर्गेज का कोई सीन नहीं है, जिसकी वजह से घर खरीदना और भी मुश्किल हो चुका है। क्योंकि वैल्यूज में सब्सटेंशियल फ़र्क है। ऑफिशियल बोरोइंग नहीं हो सकती, कोई ऑफिशियल लैंडिंग नहीं हो सकती, कोई काम किताबों में नहीं हो सकता। अगर आप 2-3 चीज़ों पर गौर करें, पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो रीट नहीं चल रही। पहले ज़माने में 2 या 3 लिस्टेड कंपनियां होती थी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती थी। एक हैजनी कंस्ट्रक्शन थी, एक गैमन पाकिस्तान थी। आज मेरा ख्याल है कोई भी कंपनी लिस्टेड कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करती। लेकिन यही नहीं, सस्ते घरों के रास्ते में कुछ और रुकावटें भी हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम $1850 है। अब मिडल ईस्ट में या यूरोप में $40,000 है। वहाँ पर सरिया मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का, यहाँ मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का। इसी तरह सीमेंट वहाँ मिल रहा है 600-700 रुपये का, यहाँ मिल रहा है 1200-1300 रुपये का।
मैंने कई बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, अलाउ कर दें इंपोर्ट। एक जहाज़ लगेगा नहीं ना पोर्ट पे, यकीन मानो यहाँ शरीर की कीमत 50,000 नीचे आ जाएगी। भाई क्यों हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे आम लोगों की रेंज नहीं, बैंक्स के लोन नहीं है, तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक मुल्क छोड़कर जाने वाले पाकिस्तानी जो डॉलर्स वापस भेजते हैं, इसका 30 से 40% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जाता है। बज़ाहिर तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हाल रहा है। बेरोजगारी में इजाफा है और इनकम्स वहीं की वहीं खड़ी है। इसी वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और वर्कर्स रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इन्हीं 10 सालों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी 300 से 400% इजाफा हुआ है। तो यकीनन इस बूम को रेमिटेंस डॉलर फ्यूल कर रहे होंगे। एक्सपैट मनी एक फैक्टर है। और देखिए बात ये, देयर इज अ डिमांड। 9 मिलियन या 10 मिलियन पाकिस्तानी लोग बाहर हैं और एवरीबडी वांट्स टू कीप एन हाउस इन पाकिस्तान फॉर सम बैड टाइम्स। लेकिन मसला तो ये है कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट में घरों से कहीं ज़्यादा पैसा प्लाटों में लगाया जाता है, और अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है। रेमिटेंस वाला पैसा जो है, मैं ये नहीं समझता, मेरा ये व्यू है तकरीबन 90% कि कोई फॉरेनर यहाँ बैठकर प्रॉपर्टी में डील नहीं कर रहा। नहीं, आज ऐसा नहीं है। एक्सपेक्ट्स दुबई में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्रीज में भी कर रहे हैं, उनको वहाँ भी एक गेम्स नज़र आ रही हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देख ले पाकिस्तान में, तो डॉलर रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज का तकरीबन 9% है ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स। रियल एस्टेट का रिटर्न कोई 8.2% है, और डॉलर रिटर्न ऑफ S&P is about 7.2%. It's not worth it to make dollar investments in Pakistan. If you have Pakistani money, sure, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप उस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाहर से पैसा डालना का वो वर्थ इट नहीं है। हम हमेशा कहते हैं इफ़ यू जस्ट फॉलो द मनी, दुनिया का सबसे बड़ा मसला झट समझ में आ जाता है। हमने ज़मीन.com के पिछले 15 सालों के डाटा को एनालाइज किया और फिर इस डाटा को फॉरेन रेमिटेंसेस के साथ कोरिलेट किया। 2018 से 2023 के दरमियान रेमिटेंसेस में 60% इजाफा हुआ, लेकिन इसी ज़माने में कराची DHA में प्लॉट्स की कीमतें बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गईं। लोग स्टॉक में क्यों डरते हैं? कि वो समझते हैं कि चंद 10, 20, 25 लोगों का गेम है, जिस स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहें ऊपर ले जाएं, जिसको बिठाना चाहें बिठाएं। लोग इंडस्ट्री लगाने से क्यों डरते हैं? दर्जनों एजेंसियां पीछे होती हैं। DHA के अंदर कमर्शियल प्लॉट 100 गज 200 गज का 20 करोड़ 15 करोड़ रुपए का लिया, फाइल उठाई और दरवाज में रख दी। मैं एक बहुत बड़े पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट से डील कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास क्या क्या है, तो उन्होंने कहा हाँ ये और मेरे पास 100 प्लॉट हैं DHA कराची में और 80 DHA लाहौर में। वो सबसे आसान तरीका है क्विक पैसे बनाने का। 4 घंटे में आपके पास कैश आ जाता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट अम्मार हबीब एग्री नहीं करते। You have to go and meet an agent, वो फिर उसका अपना ड्रामा करेगा, अपना एक वो अजीब सा कट रखेगा, अजीब गरीब किस्म के लोगों से आपको मिलना होता है। चीज़ आइडेंटिफाई करी, वो अजीब रजिस्ट्री कराने के लिए किसी दफ्तर गए, फिर किसी और दफ्तर गए, फिर पता नहीं कोई माइक्रो फिल्म बनी, फिर वो डॉक्यूमेंट आए, उसमें कोई एक पर्चा मिसिंग था, फिर ये इतना ड्रामा। आप यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार ये मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी, मैं इस पे क्लिक करूँ बटन पे और मैं खरीद लूँ। मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर आम पाकिस्तानियों के पास सकत नहीं है और रेमिटेंसेस भी मेन फैक्टर नहीं है, तो फिर रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ा प्लेयर अफसरान है जो करप्शन कर रहे हैं। वो अपना पैसा कहाँ पार्क करते हैं? करप्शन का रिश्वत चल रही है, वो पैसा कहीं तो पार्क हो रहा है ना, वो पैसा प्लॉटों में पार्क हो रहा है। मेरे पास ब्लैक मनी की डेफिनेशन है अनटैक्स्ड पैसे की। मेजॉरिटी पैसा मैं समझता हूँ वाज बीइंग ट्रांसफर्ड टू दुबई। फॉर्चुनेटली ये जो हालात मिडिल ईस्ट के हुए, वो पैसा जाना बंद हो गया। एक चीज़ पता है कि पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। अब ब्लैक पैसा किसे कहते हैं, इस पर भी इख्तिलाफ है। क्या सिर्फ रिश्वत, कमीशंस, किकबैक्स और करप्शन से बनने वाला पैसा ही काला पैसा होता है, या फिर सिस्टम से बाहर रखे जाने वाला पैसा भी काला पैसा कहलाता है? रियल एस्टेट के ब्लैक होल में
ब्लैक के हर शेड को छुपाने का मुनासिब इंतजाम मौजूद है। मोबाइल मार्केट जिसमें एक खोखा है, जिसका उसमें तक आपका 6x6 का खोखा है, तो वो आदमी साल में तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए अपने खर्चे के बाद बचा लेता है, और पैसा वाइड भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि वो जाकर एक प्लॉट खरीद ले। चले आपको समझाते हैं। देखें, ये अस्करी 4 है। Zameen.com के मुताबिक यहाँ पर 2500 स्क्वायर फीट के फ्लैट की मार्केट वैल्यू 6 से 7 करोड़ रुपए के दरमियान है, लेकिन FBR के सरकारी खातों में इस जगह की कीमत 10,000 रुपए स्क्वायर फीट या 2.5 करोड़ रुपए है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। चलें वापस नया नाजाबाद चलते हैं। यहाँ 120 गज का कोई भी घर 3 करोड़ से कम का नहीं, लेकिन FBR के मुताबिक यहाँ की वैल्यू सिर्फ 10 लाख रुपए है। एक्चुअल प्राइस का सिर्फ 3%। नहीं समझ आया? चलें आपको सईद साहब से मिलवाते हैं। सईद साहब एक सरकारी महकमे में काम करते हैं। इनकी ऑफिशियल सैलरी तो 1 लाख रुपए है, लेकिन हाजा मिन फजल रब्बी फार्मूले के तहत वो हर महीने 8 से 10 लाख रुपए घर ले जाते हैं। अब चंद सालों की नौकरी के बाद सईद साहब के पास 3-4 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और वो सोच रहे हैं इन पैसों का क्या किया जाए। ये जो 3-4 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, इनका क्या किया जाए? स्टॉक में बहुत तेजी है, वहाँ लगा देता हूँ। वैसे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई है, 3 साल के लिए टर्म डिपॉजिट में रख देता हूँ। लेकिन इन 2 जगह बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये पैसा कहाँ से आया, कैसे कमाया, मैं क्या बताऊँगा? और अगर किसी तरह बता भी दिया तो जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, गोल्ड खरीद लेता हूँ। हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है। अभी ज्वेलर को फ़ोन करता हूँ, वो बगैर किसी सवाल के कैश भी ले लेगा और गोल्ड भी घर पर डिलीवर कर देगा। लेकिन एक सेकेंड, घर पर इतना सोना रखना तो बहुत रिस्की है। कोई डाका दिल गया, कोई चोरी हो गई तो इतने सालों की मेहनत की कमाई एक साथ चली जाएगी। नहीं, कोई और ऑप्शन सोचना पड़ेगा। जुबैर से मशवरा करता हूँ, वो खुद भी तो में काम करता है, उससे बेहतर कौन बता सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी सईद भाई, कैसे फ़ोन किया आपने? यार जुबैर भाई, थोड़े से पैसे आए हुए थे, मैं सोच रहा था कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर कोई मसला ना हो, पैसे भी आराम से इन्वेस्ट हो जाएं। सईद भाई सोच क्या रहे हैं, प्लाट खरीद लें। वैसे ही जंग के बाद मार्केट में आग लगी हुई है, घंटों में डील्स हो रही हैं। आपके पास 20 लाख तो है ना ऑफिशियल? हाँ, वो तो है मेरे पास। बस ठीक है, सोसाइटी की ऑफिशियल वैल्यू 20 लाख है, वो आप ऑफिशियल पे कर देना, बाकी कैश। ना कोई सवाल जवाब, चोरी का भी कोई डर नहीं होगा, और ये कि मैं चीज़ भी आपके नाम करवा दूंगा ऑफिशियली। चलिए, ये तो अच्छी बात है। एक काम करता हूँ, मैं आपके ऑफिस चक्कर लगा लेता हूँ, बाकी बातें फिर आपके ऑफिस आके करते हैं। ओके, कोई मसला नहीं। देखा आपने, सईद साहब अकेले नहीं, सईद साहब जैसे हजारों लोग हर साल अरबों रुपए मार्केट और एक्चुअल वैल्यूएशंस के ब्लैक होल में आसानी से गायब कर देते हैं। इंडस्ट्री इंसाइडर्स कहते हैं, जिस इलाके में जितना ज़्यादा फ़र्क होता है वहाँ इतना ज़्यादा गेम भी होता है। और अगर बात सिर्फ काले पैसे को पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करने तक रहती तो फिर भी गनीमत था। रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने से तो आपका वाइट पैसा भी ब्लैक हो जाता है। अरे हम आपको अपना किस्सा सुनाते हैं। पिछले दिनों हम अपने ऑफिस के लिए एक नई जगह ढूंढ रहे थे। पहले तो कोई ढंग की जगह ही नहीं मिल रही थी, और फिर जब कोई जगह पसंद आती तो वहाँ एक और मसला खड़ा हो जाता। भाईजान, रेंट की पेमेंट हम सिर्फ कैश में लेंगे। यही नहीं, कैश की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, रेंट और डिपॉजिट पर इतना ही डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा था। लेकिन हमारे लिए अजीब मुसीबत खड़ी हो गई। हम हर महीने इतना कैश कहाँ से लाएं? आउट ऑफ बॉक्स कैश पेमेंट्स करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स कैश पेमेंट्स भी चाहिए थी, जो हमारे पास नहीं थी। आपको पता है कि इफ़ आई हैव वाइट मनी एंड आई बाय रियल एस्टेट, मेरी वो ऑटोमेटिकली वाइट मनी ब्लैक मनी हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि जो ये डीसी रेट और इस तरह की जो इन्होंने सिस्टम रखे हुए जो कि मार्केट से नीचे रखे हुए हैं। मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से मैं आज FBR से बाहर हूँ। जब मैं चेयरमैन FBR बना था तो मैंने कहा था कि ये जो टेबल है, वैल्यूएशन टेबल, इसको आप रियल वैल्यू के बराबर ले आए। एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब खाकान अब्बासी साहब के पास बैठा था और वहाँ पर FBR के चेयरमैन ने बोला, सर ये तो मिस रिपोर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें उस ज़माने में 25 करोड़ का घर है, इन्होंने 5 करोड़ रिपोर्ट की। मैंने बोला सर इनके डॉक्यूमेंट निकालने अपने घर के, देख लें। फिर खामोश हो गए, फिर नाराज़ हो गए मेरे से। मैं चेयरमैन FBR था और खमर जावेद चीफ आर्मी स्टाफ।
उसमें तीसरा आदमी जो बैठा हुआ था वो शमशाद साहिर शमशाद मिर्जा। तो उन्होंने मुझे हंस के एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की, कहने लगे शब्बर साहब आपको पता है कि जो ट्रांजैक्शन 10 हुआ करती थी रोज़ाना की DHA कराची में फॉर एग्जांपल, वो अब 2 हो रही हैं आजकल आपकी वजह से। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पता है मुझे, क्योंकि वो मैंने वैल्यूएशन को पूरा कर दिया है। तो कहने लगे यार बात सुनो। मैंने कहा क्या? कहने लगे यार जो हमारे जनरली नॉन कमीशन अफसर होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं ना, प्रॉपर्टी के एजेंट बन जाते हैं। मेरे लोगों की रोजी में हाथ डाल दिया। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर्स करप्शन का पैसा सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि खुद बराह रास्त भी इस करप्शन में शामिल हो जाते हैं। 2021 से 2024 के दरमियान नैब ने तकरीबन 133 केसेस में 40 अरब रुपए की रिकवरी की, जिनमें से 33 अरब या 80% रिकवरीज रियल एस्टेट डेवलपर से की गई। कराची से लेकर पेशावर तक ये बाजीगर हर साल लाखों पाकिस्तानियों के जज्बात को पैसों में बदलकर अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में बहुत तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन हम यहाँ चंद बड़े इश्यूज को हाईलाइट करना जरूरी समझते हैं। भगौड़ा बिल्डर, ये वही केस है जिसके मुतासरीन से हमने आपको शुरू में मिलवाया था। यानी लोगों से पैसे लिए और प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर बिल्डर 1, 2, 3 हो गया। और कराची वाले तो इस तरह के फ्रॉड से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दूसरा फ्रॉड खलाई प्लॉट्स। आपको एक ऐसी फाइल बेची जाती है जिसकी जमीन बिल्डर्स के पास होती ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा और हाई प्रोफाइल केस आपने बहरिया टाउन कराची में विटनेस किया। ये जो तहसर टाउन LDA MDA गरीब लोगों से 1-1 लाख रुपए लेके 40 साल पहले प्लॉट दिए हैं और आज तक कब्जा नहीं दिया है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया है, उसमें तो कोई प्राइवेट बिल्डर नहीं है ना। लटकाएं ना 5-10 DGs को, लाइन हाजिर करें। क्यों ये लोगों की किस्मतों से खेल रहे हैं? और उनको देखा देखी मेरे लोगों को भी हौसला हो रहा है कि कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो इसी गंगा में हाथ धो लिए जाएं। बहरिया का ना लैंड था ना अप्रूवल था, कहाँ थे सब हम? देखें, वी नीड टू क्रिएट एग्जाम्पल्स आउट ऑफ दिस पीपल। ये दोनों इश्यूज तो लैंड टाइटल रेगुलेटरी, NOC और बिल्डर्स रेपुटेशन देखकर चेक किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और इशू है और वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। Majority of the issues are from there because they give leverage to us. They are selling themselves very cheaply because they give leverage to us. We take the हम अपॉर्चुनिटी उठाते हैं उसकी। मैंने कहा कि मुझे दे देना ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मैं आपका जो रेवेन्यू है ना उसको 10 टाइम्स बढ़ा देता हूँ, लिख के देता हूँ 10 टाइम्स बढ़ा देता हूँ। जो दूसरा अनऑफिशियल रेवेन्यू विल बी 0। आधे से ज़्यादा 90-80% लोग जॉब छोड़ेंगे, बोलेंगे भाई हमें यहाँ काम ही नहीं करना है। एक और फ्रॉड जो बड़े बड़े नामों वाले प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ रहा है कि प्रोजेक्ट खड़ा होने के बाद एक आखिरी मंजिल होती है डेवलपमेंट या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की, जहां कुछ डेवलपर्स प्रॉपर्टी की कीमत का 50 से 80% इन एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर मांग लेते हैं। जब भी आप कोई फ्लैट लें, कोई मकान लें किसी भी डेवलपर के पास, आप टोटल कॉस्ट विद डॉक्यूमेंटेशन उनसे प्रॉपर पेपर पे या किसी डॉक्यूमेंट्स पे या किसी भी आप स्टैम्प पेपर पे आप लिखवाएं। अच्छा, वो कहेंगे जी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस तो ऊपर वेरी करते हैं, आगे पीछे होते हैं साल। आप कहना यार आप 10% 15% के साथ लिख के दे दें, आपको 90% डेवलपर लिख के नहीं देगा। प्रॉपर्टी मार्केट में एक और गेम रेंटल्स के नाम पे की जाती है, जिसमें कोई भी बिल्डर या मार्केटिंग कंपनी आपसे प्रॉपर्टी के नाम पर पैसे लेती है और फिर इसके बदले 10, 12 या 20% तक किराया या प्रॉफिट देने का दावा करती है। दूसरा जो मेजर फ्रॉड हो रहा है, जो आप भी नज़रों से बुक रहा होगा कि जी आप बुकिंग कराएं और 12% 15% रिटर्न हमसे एनुअली लें। सर ये कैलकुलेशन बनती ही नहीं है। कोई बिल्डिंग आपको इस शहर में, कराची में, ठीक है, लाहौर इस्लाम को छोड़ कर कराची में नहीं मिलेगी जो आपको 10 to 12% रेंटल यील्ड दे सके। इवन द वन ऑफ द फ्यू प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री विच इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड एवरीथिंग, डॉल्मिन, मतलब रीड भी है, सब कुछ है, एज क्लीन एज इट कैन बी, सारी चीज़ें, उसकी यील्ड मेरे ख्याल से 7-8% है। पॉसिबल ही नहीं है। मैं बिल्कुल Tier 1 टाइप बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जिसकी वो है, बाकी दूसरे में तो बेरली 4-5% आप कर लें, बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे ये सब तो बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं, तो फिर अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के फ्रॉड्स में क्यों और कैसे फंस जाते हैं? रेड जोन वॉरियर नामी एक्स अकाउंट ने इस बारे में
एक बहुत ही अच्छी थ्रेड पोस्ट की है। चले हम इसे आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी चूना ना लग जाए। भाई आपके पास आखिरी मौका है, 5 अपार्टमेंट हैं, बस जुम्मे तक का टाइम है। आप देख लें, फिर ना कहिएगा बताया नहीं मुझे। ये आपको हासिल करते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी में ज़्यादा छानबीन नहीं करें। लालच और जल्दी दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ी ही खतरनाक चीज़ है, इसलिए आपका दिमाग सोचने समझने के बजाय फौरन कोई डिसीजन लेने की तरफ भागता है। डेवलपर ये सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट करते हैं। वो अपना खलील साहब है ना, पुलिस वाले, उन्होंने भी इसमें अपार्टमेंट बुक कराया है। उसके अलावा वो जो काजिम साहब है ना, वकील जो है, उनका भी इसमें अपार्टमेंट है। अथॉरिटी, असर रसूख, ये बड़े नाम का सहारा। ब्रोशर पर कोई जाना पहचाना नाम होना, बोर्ड में किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, जर्नल, सियासतदान या किसी बड़े मशहूर आदमी का शामिल होना। हम किसी भी नाम या डिग्री को देखकर बगैर तस्दीक किए इस पर यकीन कर लेते हैं। पाकिस्तान के रियल इस्टेट मार्केट में किसी दूसरे के नाम और साख को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सबसे पुराना हरबा है। टोटल 250 अपार्टमेंट थे, तमाम ही बिक चुके हैं, बस थोड़े से बचे हैं। आप बहुत देर लगा रहे हैं फैसला करने में। पेयर प्रेशर, साइट पर रौनक मेला लगाना जैसे बहुत रश हो, हालांकि अक्सर इन मेलों में इनके अपने ही लोग बैठे होते हैं। लोगों का रश देखकर हम पीयर प्रेशर महसूस करते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल करने के बजाय भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ 25,000 से तो बुकिंग है, आप फिर भी इतना सोच रहे हैं। 25,000 रुपये में आजकल आता क्या है, अपार्टमेंट मिल रहा है भाई आपको। कमिटमेंट, वो आपसे शुरू में सब बहुत ही छोटी सी कमिटमेंट मांगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बुकिंग सिर्फ 10,000 से। जब आप एक बार थोड़ा सा भी पैसा या वक्त लगा देते हैं तो आपका दिमाग कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाता है और वो खुद को कायल करने लगता है कि आपने ठीक ही फैसला किया है। बिल्डर शुरू की इस छोटी सी कमिटमेंट को एक बेट की तरह इस्तेमाल करते हैं जिसे आप बआसानी हजम कर सकें, लेकिन फिर जो होता है वो सबको मालूम है। आप शफीक साहब के साहबजादे हैं, शफीक साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, आप फिर भी इतना सोच रहे हैं। पर्सनल टच, सेल्स का बंदा आपसे ऐसे मिलेगा जैसे आपका जिगरी दोस्त हो। आपको बिना मांगे कॉफ़ी, चाय, जूस सब ऑफर किया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा ये प्रोजेक्ट्स हमारे जैसे लोगों के लिए ही बना है। और फिर आता है वो जुमला जिससे बड़ा फ्रॉड मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो भाई मैंने ना ऑनर से बात की है, ये रेट सिर्फ आपके लिए है, आप मेरा पर्सनल नंबर रखें। अबे साले। यही नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स में तो बुकिंग करवाने पर आपको मुफ्त तोहफे तक दिए जाते हैं। अभी बकरीद पर ही मैंने देखा कि कराची का एक डेवलपर लोगों को बुकिंग पर कुर्बानी के बकरे मुफ्त दे रहा था। और एक बार जब आप किसी से कोई तोहफा ले लें तो आपके अंदर एक बोझ सा आ जाता है कि आपने भी बदले में कुछ करना है। डेवलपर्स आप पे खर्चा करके असल में यही आपकी मजबूरी खरीद रहे होते हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है ये तो हमने तफसील से आपको बता दिया। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में सैकड़ों बिल्डर्स और डेवलपर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में सबको कवर करना नामुमकिन है। लोकल प्लेयर्स में DHA, बहरिया टाउन, स्मार्ट सिटी, लेक सिटी, पार्क व्यू सिटी, डॉलमेन बिल्डर्स, आरिफ हबीब ग्रुप, साइमा बिल्डर्स, किंग्स ग्रुप, गीगा ग्रुप सबसे बड़े नाम हैं। जबकि इंटरनेशनल प्लेयर्स में UAE का ईमार और मिस्र का औरा ग्रुप भी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स कर रहा है। नाम तो और भी बहुत से हैं, लेकिन एक डेवलपर सब पर भारी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। पाकिस्तान को आज़ाद हुए चंद साल हुए थे और महाजरीन के इन्फ्लक्स की वजह से इन चंद सालों में दारुल हुकूमत कराची की आबादी दोगुना बढ़ चुकी थी। शुरू में सिर्फ क्लिफ्टन, खारा दर, मीठा दर और सदर के इलाके शहर कहलाते थे, लेकिन फिर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हुकूमत ने अर्ली 50s में कराची को एक्सपेंड करने का प्लान बनाया। गुलशन इकबाल, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद समेत बहुत से इलाकों के मास्टर प्लान इसी जमाने में अप्रूव हुए, लेकिन इनके साथ साथ हुकूमत ने एक और कदम भी उठाया और वो था कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम्स शुरू करने का। PECHS, सिंधी मुस्लिम, KAECHS और मोहम्मद अली सोसाइटी सब इस प्लानिंग का नतीजा है। और इसी जमाने में 76 एकड़ के रकबे पर एक डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी भी कायम की गई थी।
और इसी तरह 1973 में लाहौर में एक कंटोनमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम की गई। 1981 में ज़िया साहब ने कराची की डिफेंस सोसाइटी को एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक बाकायदा अथॉरिटी की शक्ल दे दी और बराह रास्त फौज के ज़ेरे इंतज़ाम ले लिया। 20 साल बाद यही काम जनरल मुशर्रफ ने लाहौर डिफेंस सोसाइटी के साथ किया, लेकिन फिर अगले 25 सालों में DHA का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैल गया और आज पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, भावलपुर, मुल्तान, कोयटा और कराची को मिलाकर तकरीबन 1 से 1.5 लाख एकड़ का रकबा DHA के ज़ेरे इंतज़ाम है, जिनमें DHA लाहौर सबसे बड़ा है, जो पिछले 25 सालों में 4000 एकड़ से बढ़कर आज तकरीबन 50,000 एकड़ के एरिया पे फैल चुका है। वेबसाइट के मुताबिक ये रकबा लाहौर की 1/4 डेवलप्ड एरिया के बराबर है। लोग DHA में प्लॉट लेते हुए कंफर्टेबल समझते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका टाइटल सिक्योर है, उनको पता है कि उनका कब्ज़ा कोई नहीं करेगा और उनको ये भी एहसास है कहीं माइंडसेट में कि DHA अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। लेकिन DHA की कामयाबी की एक और वजह भी है। मैं अगर आज डेवलपर हूँ तो वो जगह शायद मुझे नहीं मिलेगी, DHA को मिल जाती है, ठीक है। तो DHA के बाद, मगर DHA उस सेंस में प्लेयर नहीं है, मतलब DHA प्लॉट की डीलिंग वगैरह में नहीं है, DHA अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी का पार्टनर है। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। दुनिया भर में किसी भी तरह के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की लैंड एलोकेशन ओपन बिडिंग के जरिए की जाती है। पाकिस्तान में भी इस बारे में कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन लैंड को रियासत एज ए लेवरेज भी इस्तेमाल करती है। बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पॉइंट डिबेटेबल ही नहीं है। एज क्लियर एज क्रिस्टल। मैं सिंध की बात करता हूँ। 1947 से कानून ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 120 गज से ऊपर का प्लॉट अगर वो डिस्पोज ऑफ करेगी तो थ्रू ऑक्शन करेगी। आज तक एक ऑक्शन नहीं हुआ। मैं सिंध का मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू रह चुका हूँ। आपको पता है कि नोटिफिकेशन इश्यू होता है मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू का, तो उसमें नोटिफिकेशन में चारों सूबों में क्या लिखा होता है, आप शॉक हो जाएंगे सुन के। मैं अपॉइंट हुआ सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी, अपॉइंटेड एज मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू। उसके बाद ब्रैकेट लगा होगा, ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग लैंड अलॉटमेंट। ये किसके पास होगी? वज़ीर आला के पास। Land is always politicized because property rights. Property rights कौन determine करता है? हुकूमत। वो बेनिफैक्टर है, वो कहेगा जी आप फरहान साहब बड़े हम साहब से खुश हैं, ये ले लो, ये स्कीम में बना लो, ये अच्छा ये NOC आपको हम इशू कर देंगे, आप जाओ आप खेलो, आपको पैसे मिल जाएंगे, आपकी अगली 5 जनरेशन सही हो जाएगी। तो हमने लोगों को लॉयल्टी ख़रीदनी है या लोगों को ख़रीदना है या लोगों को काम करवाना है ब्यूरोक्रेट से, तो हमने उनको 2 प्लॉट देना है ग्रेड 22 वालों को, ठीक है, I8 में या I11 में या I9 में I10 में, ठीक। तो हम उनको पैसे तो नहीं दे सकते, बट हम उन्हें प्लॉट दे देंगे। लेकिन उस प्लॉट की जो वैल्यू है, मैंने उसकी कैलकुलेट किया था कि जो 2 प्लॉटों की वैल्यू होती है वो तकरीबन आपकी ओवर अ 25 ईयर पीरियड इट्स लाइक 2 to 3 मिलियन रुपीस पर मंथ की सैलरी है। और यही सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तानी रियासत जमीन को जमहूरी नहीं बल्कि कॉलोनियल माइंडसेट के साथ देखती है। वो कैसे, अभी समझाता हूँ। 150 साल पहले अंग्रेज दौर में अंग्रेज सरकार की अनकंडीशनल गुलामी के अलावा तरक्की करने का कोई और तरीका नहीं था। और फिर वो जब किसी शख्स को नवाजना चाहते थे तो इसके नाम ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा कर देते, वो टुकड़ा जो कभी अंग्रेज़ों का था ही नहीं। और फिर वो ज़मींदार इस ज़मीन की खातिर अपनी मट्टी, अपने लोगों के ख़िलाफ़ हर वो काम करता जो अंग्रेज़ चाहते थे। कहा जाता है अंग्रेज़ ने दुनिया को 3 चीज़ें दी, चाय, फुटबॉल और ब्यूरोक्रेसी। और फुटबॉल के अलावा दोनों चीज़ें वतन अजीज़ में आज तक बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन अब तो ज़मीनों की इस बंदरबाट का सिलसिला सरकारी मुलाजमीन और सियासतदानों से काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो 5 मरले के प्लॉट पे हमने जो है वो कैप किया है और ये 3200 से ज़्यादा प्लॉट्स होंगे इंशाल्लाह ताला। एक तरफ कहा जाता है कि हुकूमत गरीब है, तो दूसरी तरफ वही हुकूमत अरबों खरबों रुपए की ज़मीनें मुफ्त या इंतहाई कम रेट्स पर अपने मनपसंद लोगों को अलॉट कर देती है। चलें लाहौर चलते हैं। ये लाहौर जिमखाना है। पूरे लाहौर में इससे अच्छी कोई लोकेशन नहीं।
इस जिमखाने का टोटल एरिया 150 एकड़ या फिर तकरीबन 12,000 कनाल है। मार्केट रेट के मुताबिक इस लोकेशन पर इतनी बड़ी जगह का रेंट 30 से 40 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन जानते हैं हुकूमत पंजाब ने ये जगह जिमखाना को कितने किराए पर दी हुई है? पूरे 400 रुपए महाना। 400 रुपए महाना। और इन क्लब्स और जिमखानों में जो जाते हैं वही मुल्क की पॉलिसीज भी बनाते हैं। अब आप खुद सोचें, अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? वैसे भी जमीन की कम से कम इतनी कीमत तो होनी चाहिए कि इंसान को जमीन का सौदा करते हुए अफसोस ना हो। इन्हीं पॉलिसीज का नतीजा है कि पाकिस्तान का शुमार आज सब सहारन अफ्रीका के ममालिक के साथ किया जाता है। और ये सिर्फ एक सियासी और इंतज़ामी नहीं, बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। अभी समझाता हूँ। बार बार IMF के पास जाने का एक सिंपल रीज़न है, आमदनी 98, खर्च रुपया। हम जितने डॉलर्स कमाते हैं इससे कहीं ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मुल्कों के पास डॉलर्स कमाने का सबसे बड़ा जरिया एक्सपोर्ट्स होता है, और एक्सपोर्ट्स के लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, और इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए ज़रूरत होती है ज़मीन की। Why haven't exports grown? हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ 2011 से लेके अब तक 1.3% पर एनम की ग्रोथ रही है हमारे यहाँ। अगर मैं आज कोरंगी में 10 एकड़ पे कोई प्लांट लगाना चाहता हूँ तो मुझे 7.5 अरब रुपए तो ज़मीन के ही चाहिए। 7.5 अरब मैं नहीं लगा सकता हूँ प्लांट। इंडस्ट्रियल आप जोन्स देखते हैं बने हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, लोगों ने ज़मीनें खरीदी हुई हैं। 30 करोड़ की एक 40 करोड़ की ज़मीन है। भाई आप 40 करोड़ की एक ज़मीन को खाली रख के उससे क्या कह रहे हैं? बट वो एक्सपेक्ट करते हो 60 करोड़ की हो जाएगी, बट दैट इज़ नॉट द पर्पस। अगर आपने GDP को बढ़ाना है तो आपने क्या करना है? GDP पे 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट में डालते हो ये पैसा और इससे वैल्यू ऐड होती है तो उससे नौकरियाँ जनरेट होती हैं, उससे एक्सपोर्ट जनरेट होती है और पहिया चलता है इकॉनमी का। आज रियल इस्टेट जब आपका पार्किंग लॉट बन गया है तो उसने बाकी एक्टिविटीज़ को सीवियरली अफेक्ट कर दिया है। 2024 में अपना पहला बजट पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने रियल इस्टेट सेक्टर पर कुछ पाबंदियां लगाई। ज़राए का कहना है कि औरंगजेब साहब चाहते थे कि मुल्क को रियल इस्टेट के चक्कर से निकालकर पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने भी इस सेक्टर के सामने हथियार डाल दिए। जायदाद की मुंतली पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए ख़रीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है। और 2026 के बजट में एक बार फिर रियल इस्टेट सेक्टर के लिए बहुत सी मराहत और आसानियों का ऐलान कर दिया गया। हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ जोर पकड़ेंगी और तामीरात का शोबा नशोनुमा पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। 2016 से पहले तो वैसे ही अंधेर नगरी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में भी 2 बाकायदा एमनेस्टीज दी जा चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट वही नील बटा सन्नाटा। न GDP में कोई इजाफा हुआ और ना ही इस सेक्टर से कोई खास टैक्स मिला। तो फिर हुकूमत आखिर क्या करे? आप एक लॉ बना दें कि जो प्लॉट खरीदेगा अगर वो 1.5-2 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो हैवी फाइन देगा। कैपिटल मस्ट फ्लो। जब आपने ज़मीन खरीद ली और 25 साल बैठ गए तो उसका मतलब है पैसा वो जम हो गया। ऑल्टरनेटिवली अगर उस 1 करोड़ रुपये से आप कोई कारोबार कर लेते हैं, नौकरियां जनरेट होती, 8-10 जो घराने हैं उनके चूल्हे जलते हैं, एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। इससे कोई ना कोई नौकरी जनरेट हो रही है ना कोई इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है। लेकिन चेयरमैन आबाद का कहना है कि अभी सेक्टर को मजीद रिलीफ की ज़रूरत है। रेरा बना दिए, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप इंश्योर करें कि अलॉटी का इंटरेस्ट सेफ हो, पर रेरा कैनॉट बी वन मोर NOC। 17 नहीं 18वीं नहीं होगी। मेरा गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू है, देन 17 NOCs गोज। दुबई में जो काम हो रहा था, ये जो दुनिया के ग्लिटरिंग टावर्स बन रहे हैं, एक टावर $1 बिलियन का, ये पैसे कहाँ से आ रहे थे? दुबई के पैसे थे। ये सारी दुनिया के जो आप बोलते हैं ना ऑरेंज ग्रे सिल्वर, ये वो पैसे थे। भाई कुछ चीज़ों पे एज अ कंट्री आपको आंखें थोड़ी बंद करनी पड़ेंगी ताकि लोग पैसा लगाएं। लेकिन आंखें तो शायद पहले ही बंद हैं, वरना रियासत इन 13 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करती, जो एक कमरे के घर में बगैर किसी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस के
जिंदगी गुजार रहे हैं। एक आम आदमी के घर का क्या लॉजिक है, उसको वो घर क्यों मिले? हु आर यू? और कौन सी चीज इस मुल्क में हुई है जो आम आदमी के लिए हुई है, जो रियल एस्टेट सही होगी? आपकी करियर में 30 साल होंगे, 35 साल होंगे, उनमें से 15 साल आपने अपना घर ही पे ऑफ करने में लगा दिया फुल इनकम के तौर पे, तो आपके पास बच्चों की एजुकेशन, अपना कैपिटल करना, अपनी इन्वेस्टमेंट करना, क्या करेगा? आप तो घर ही के अंदर दबे रहेंगे। लोग हमेशा कहते हैं कोई एक शख्स आएगा और पाकिस्तान को ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है ये कल्ले बंदे का काम नहीं है। शब्बर भाई ने ठीक कहा, मसला रियल एस्टेट का नहीं है, ये तो सिर्फ एक सेक्टर है। यहाँ तो ताकत का हर सुतून अवाम के बजाय शख्सियात को ऊपर उठाने के लिए खड़ा है। जमहूरियत में 10 खामियां हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि वो एक ऐसा निज़ाम है जो चंद लोगों के बजाय पूरी कौम को साथ लेकर चलने की बात करता है। वो बंदा लड़का था जिसने नेक्सर कॉलेज का पढ़ा हुआ, कर्सर AI का, MIT का। ये बच्चा है जिसकी अपनी वैल्यू $1.3 बिलियन है। वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे इंसान की वैल्यू है। जहाँ पे भी अगर आप रियल एस्टेट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, वहाँ पे इंसान की वैल्यू गिर जाती है। चलिए जरा UN और वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग पर एक नजर डालते हैं। 25 में से 24 ममालिक में जमहूरी निज़ाम कायम है। अब जरा उन ममालिक पर नजर डालते हैं जहां के अवाम का सबसे बुरा हाल है, यानी बॉटम 25 पर। शायद हमें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।